हेलो एवरीवन। आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन शुरू करने वाले हैं। आपके नोट्स में चैप्टर 5 है, ये पेज नंबर 100 में 100 के ऊपर दिया गया है। तो कुछ चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल वेज में या सिंपल वर्ड्स में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब क्या है? एनी काइंड ऑफ कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेस और वोकेशन, इसको हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में काउंट करेंगे। देन ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, बिजनेस एंड प्रोफेशन। थियरी पार्ट आ सकता है इसके ऊपर 2 मार्क के लिए। देन आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ आप एक तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हो और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हो, मतलब अप्रूवल और कैश, जो भी आपको कंफर्टेबल है। एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यू कैन फॉलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें एज सच। जनरली क्वेश्चंस अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पर आएंगे, और जो भी आप इस बिजनेस से पर्टिकुलर इनकम जनरेट करोगे वो टैक्सेबल रहेगा सेक्शन 28 के अंदर में, अंडर दिस है। अब जब हम लोग ये पीजीबीपी पढ़ रहे हैं, है ना, अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पर 3.5 के ऊपर, जो जो हमने आपको दिया है कि जब हम पीजीबीपी पढ़ रहे हैं तो 2 वर्ड्स आपको बहुत कॉमन आएंगे। एक आएगा एडमिसिएबल, और इस एडमिसिएबल के ही साथ अलॉन्ग विद दिस एडमिसिएबल एक और वर्ड आएगा आपको इनएडमिसिएबल, या फिर जिसको हम कहेंगे नॉट एडमिसिएबल। ठीक है, तो होता कैसे है, पीजीपीपी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके, जो भी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर रिलेवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है या बैलेंस शीट बनाई है, उसमें जो नेट प्रॉफिट है हम उससे शुरू करके वी रीच टू द प्रॉफिट अंडर द हेड पीजीबीपी अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो जिस तरीके से आप अकाउंटिंग में कुछ एक्सपेंसेस डेबिट करते हो, कुछ इनकम क्रेडिट करते हो, उसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ में, पीजीबीपी के अंदर में जो जो खर्चे इनकम टैक्स लॉ में अलाउ है, मतलब जो जो खर्चे इनकम टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट कर सकते हो, उनको हम कहते हैं एडमिसिबल डिडक्शंस। और जो एक्सपेंसेस आप इनकम टैक्स लॉ के तहत इनकम टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते हैं, उनको आप कहते हो नॉट एडमिसिबल डिडक्शंस और इनएडमिसिबल डिडक्शंस। एडमिसिबल को ही अलाउेबल एक्सपेंडिचर कहते हैं, नॉट एडमिसिबल और इनएडमिसिबल को ही डिसअलाउंसेस भी कहते हैं। अब टेक्निकली कैसे होता है, आप थोड़ी एक कॉमन सेंस से चीजें समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लेते हैं इन आप इनकम टैक्स में पीजीबीपी में इनकम निकाल रहे हो और अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिया गया है कि नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना दिया गया आपको? 5 लाख रुपए। और अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करने के बाद आपको यह पता चला कि आपके अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख रुपए की एक एंट्री जो डेबिट हुई है, ये एंट्री इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलाउड नहीं है। मींस इनकम टैक्स लॉ इसको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने की परमिशन नहीं देता। तो आप क्या करोगे? कहोगे नेट प्रॉफिट एज पर माई अकाउंटिंग रिकॉर्ड ₹5 लाख, ऐड कर देंगे हम उसमें ₹2 लाख विच इज नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ में आपका नेट प्रॉफिट होगा ₹5 लाख। इसीलिए ये करने के लिए, मतलब इनकम टैक्स लॉ के अंदर या इनकम टैक्स लॉ के तहत आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए या पीजीबीपी में जो टैक्सेबल इनकम है वो निकालने के लिए 2 चीजें पता चाहिए सिर्फ, विच आर दी अलाउंसेस और विच आर द अलाउेबल एक्सपेंडिचर्स एंड विच आर द डिसअलाउेबल एक्सपेंडिचर्स। तो वन बाय वन चलते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो कोई भी खर्चा पढ़ते समय, व्हाइल यू आर स्टडीइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, एक कॉमन सेंस हमेशा ध्यान में रखना कि वो अलाउ करने के लिए, है ना, कोई भी खर्चा अलाउ करने के लिए एक कॉमन सेंस की चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि एक तो वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। ठीक है, दैट एक्सपेंस मस्ट बी ऑफ द रेवेन्यू नेचर, यानी कैपिटल नेचर का खर्चा होना नहीं चाहिए अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। प्लस दूसरा, वो आपके बिजनेस या फिर प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक तो आप अपने बिजनेस के लिए उसका खर्चा करो या फिर आप अपने प्रोफेशन के लिए उसका खर्चा करो, रेवेन्यू होना चाहिए या फिर वो आपके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। प्लस वो खर्चा किसी भी लॉ में डिसअलाउड नहीं होना चाहिए, मतलब मींस इट मस्ट बी लीगल एक्सपेंडिचर, इट मस्ट बी परमिटेड बाय लॉ, है ना। लॉ तोड़ने के लिए, लॉ ब्रेक करने के लिए कोई खर्चा आपने किया होना नहीं चाहिए। ये कुछ 3 जनरल कंडीशंस है जो आपको दिमाग में रखनी है, जनरल है ये, आगे भी आएगी, कुछ स्पेसिफिक रूल होगा तो बात अलग है। जनरल कंडीशन हमने क्या कही कि जो आप अकाउंटिंग में भी देखते हो, अकाउंटिंग में आप क्या देखते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हो, पर्सनल एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग में भी आप डेबिट नहीं करते हो,
इलीगल खर्चा भी अकाउंटिंग में अलाउड नहीं होता। सेम वे में इनकम टैक्स लॉ के अंदर में भी पीजीपीपी में अगर कोई भी खर्चा अलाउ करना है तो वो पहले तो वो रेवेन्यू होना चाहिए, दूसरा वो आपके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, और तीसरा वो लीगली अलाउेबल होना चाहिए। आज का जो सेशन है या ये जो वीडियो एक जनरल डिस्कशन के लिए बनाया गया है। अगले वीडियो से हम टिपिकल इन डेप्थ जाके एक एक पॉइंट पढ़ना चालू करेंगे। चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने आपको खर्चा बताया है वो कहा है रेंट, रेट्स, रिपेयर्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग का रेंट है, रेट्स है, रिपेयर्स है, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, वो पीजीपीपी में अलाउड होगा। बट इसके दो ही कंडीशन है, दैट बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर योर बिजनेस, पहली बात, और दूसरा एक्सपेंडिचर मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, तो क्या कहा आपने, देखिए सेक्शन 30 अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड बाय एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। यानी अगर बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो तो वो बिल्डिंग का रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस विल बी अलाउड अंडर दैट पीजीपीपी। अगर आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी की पूरी सीरीज देख ली है तो वहां पर भी हमने कहा था कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी प्रीमाइसेस अगर उसमें एसएससी खुद अपना बिजनेस रन कर रहा है तो उस बिल्डिंग का या उस प्रीमाइसेस का इनकम जो होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होता, वो पीजीपीपी में टैक्स होता है। तो कोई भी बिल्डिंग है वो अगर आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, उसका रेंट, उसका रेट्स, उसके टैक्सेस, उसके रिपेयर्स रेवेन्यू नेचर के जो होंगे और बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो पीजीपीपी में अलाउड करेंगे। अब कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा दैट प्रीमाइसेस इज यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। मतलब मान लेते हैं एक बिल्डिंग है, ठीक है, 2 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसका ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी शॉप है, और ऊपर जो है वो आपका यहाँ पे रेसिडेंस है, ठीक है। और इस बिल्डिंग का टोटल जो रेंट है, इस बिल्डिंग का जो टोटल रेंट है मान लेते हैं वो है 50,000, 50,000, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सर 50% पोर्शन इज फॉर माई बिजनेस एंड बैलेंस इज फॉर अदर पर्पज। तो ये जो 50,000 का जो रेंट है इसमें का सिर्फ 25,000 रुपीज का रेंट आपको अलाउड किया जाएगा अंडर दैट पीजीपी। सिंपल रूल है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पे, देखिए व्हाट वी हैव सेड, premises used partly for business and partly for other purposes, where the premises are used partly for business and partly for other purposes, only proportionate part of the expenses attributable to that part of the premises used for the purpose of business will be allowed as deduction। जितना बिजनेस के लिए यूज किया उतने का डिडक्शन आपको मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, सर आधा घर बिजनेस के लिए यूज किया था तो आधा रेंट पीजीपीपी में हमने अलाउड किया। अब अगर प्रीमाइस सबलेट किया तो सबलेट मतलब हमने रेंट पर लिया और उसको आगे किसी और को रेंट पर दिया, है ना। ऐसा कई बार होता है ना कि आप एक शॉप रेंट पर लेते हो, या आप बाहर भी अपने को, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक बड़ी शॉप रेंट पर ली जाती है, तो मेन जो शॉप का बिजनेस है वो अंदर चलता है और बाहर कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग वाला या छोटा मोटा सामान बेचने वाला या छोटी मोटी ज्वेलरी बेचने वाला पर्सन बैठा होता है। तो वो क्या करता है, हमने शॉप रेंट पर लिया और एक पोर्शन सबलेट किया, तो जो सबलेट किया हुआ जो रेंट का रेवेन्यू आया है वो अमाउंट इनकम टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब मान लेते हैं कि हमारा जो रेंट है, हमने एक शॉप लिया और उस शॉप का टोटल रेंट था 20,000 रुपीज, और हमने शॉप का एक पोर्शन सबलेट किया एट ₹2,000 पर मंथ, तो 20,000 अपना रेंट है। तो मैं क्या कहूंगा, इनकम टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा 20,000 और उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करूंगा कि सबलेटिंग का इनकम हुआ 2,000। ये एक तरीका हुआ। अल्टरनेटिवली आप एक और चीज कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ग्रॉस रेंट इनर कॉलम में 20,000 माइनस सब लेटिंग करके रेंट रिकॉर्ड किया 2,000, नेट 18,000 ऑटोमेटिकली बाहर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया रेंट का, ठीक है ना। अब रिपेयर, अगर आप रिपेयर करते हो, रिपेयर ऑफ द प्रीमाइसेस, तो सिंपल वर्ड में याद रखने का, रेवेन्यू रिपेयरिंग अगर है तो इस साल के पीजीपीपी में अलाउड किया जाएगा। कैपिटल नेचर का अगर रिपेयर है तो असेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा और उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा अंडर सेक्शन 32। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 30 पढ़ेंगे, 31 पढ़ेंगे आज, और फिर अगले वीडियो से हम चलो करेंगे सेक्शन 32 बहुत बड़ा चलेगा, डेप्रिसिएशन का सेक्शन है, काफी बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया रेंट, रेट्स, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग सेक्शन 30। याद क्या रखना है, तो सर 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये क्या होना चाहिए, सर बिजनेस मस्ट बी यूज फॉर माई बिजनेस, ठीक है, ये मेरे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा रेवेन्यू नेचर का खर्चा होना चाहिए, चाहे रिपेयर या कुछ है जो भी है, तो और पार्टली अगर बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनली आपको अलाउड किया जाएगा। ये सेक्शन 30 हो गया।
इसी का रेप्लिका है सेक्शन 31, ठीक है। सेक्शन 31 क्या कहता है, देखिए, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। यहाँ पे रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ किसका है, मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर है। यहाँ पर था बिल्डिंग का, यहाँ पर किसका, मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर का है। सेम यहाँ पे लॉजिक लगेगा, यूसेज ऑफ द असेट, है ना। तो क्या कहा, इन ऑर्डर टू क्लेम दिस डिडक्शन द असेट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन बिजनेस। आप अपने पीजीपीपी के लिए यूज करो तो आपको अलाउ करेंगे। और रिपेयर एंड इंश्योरेंस जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर में अलाउ करेंगे, रेवेन्यू नेचर का होगा तो, और रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा रिपेयर तो उसको कैपिटलाइज करेंगे। सिंपल इज द रूल, सिंपल पॉइंट आपको ध्यान में रखने का है। ये होगा सेक्शन 31। अब यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन सेंस वाली ध्यान रखने का कि अगर मैं अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूँ और कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस है तो वो डेबिट नहीं होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग है तो डेबिट होना चाहिए। ये अकाउंटिंग वाले जो छोटे मोटे टर्म्स हो आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आज का ये जनरल डिस्कशन था, हम यहीं पर रोकने वाले हैं। अगले सेशन से, अगले वीडियो से हम चालू करेंगे डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद डेप्रिसिएशन के लिए हमको मल्टीपल वीडियोस बनाने पड़ेंगे, हमें थोड़ा और समय लग सकता है। ठीक है, थैंक यू।